बिकॉज अगर तुम शुरू से ही नर्वस हो गए तो ब्रेन लॉजिक नहीं इमोशनल सोचने लगता है। एक पजल में 7 से 8 या फिर उससे ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। एक डीआई में 2-3 चार्ट्स, 3 साल का डेटा और मल्टीपल पैरामीटर्स दिए होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज की इस पावरफुल वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट वे टू हैंडल टफ पजल्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इन मेंस एग्जाम। देखो दोस्तों, मेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का पेपर वहीं अटकता है, या तो वो होता है रीजनिंग के पजल्स या फिर क्वांट्स के डीआई पर। ठीक है, और रीज़न सिंपल है, ये दोनों सेक्शंस स्पीड और लॉजिक का अल्टीमेट टेस्ट होते हैं। कहीं पर इतनी ज़्यादा कंडीशंस होती हैं कि माइंड फ्रीज हो जाता है, और कहीं डीआई में नंबर्स देखते ही स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं। लेकिन सच बताऊं, पेपर टफ सबके लिए होता है। डिफरेंस ये होता है कि कुछ लोग पैनिक करते हैं और कुछ लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे तुम टफ पजल्स और डीआई को एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ क्रैक कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात, ये मेथड प्रैक्टिकल है। तो आओ यार, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट। टफ क्वेश्चन देखते ही दिमाग में पैनिक नहीं, पैटर्न ढूंढो। जितना टफ लगता है उतना ही स्ट्रक्चर्ड होता है। तुम्हें बस कंडीशन बाय कंडीशन लॉजिक फिट करना है। देखो दोस्तों, पजल्स एंड डीआई आर नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, दे आर अबाउट पेशेंस एंड प्रोसेस। एग्जाम हॉल में सबसे पहला काम है काम रहना। एक डीप ब्रेथ लो और सोचो, मैं इसको कर सकता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा बट आई विल डू दिस। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। बट ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है, ठीक है? एक अप्रोप्रिएट टाइम, अराउंड 8 to 10 मिनट्स आर इनफ। ठीक है, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। देखो, डीआई को वैसे भी हमें लास्ट में टैकल करना है। ठीक है, जब आपके सारे सेक्शंस हो जाएं, और रीजनिंग में भी पजल्स को लास्ट में ही हमें टैकल करना है जब हमारे वहाँ पे सारे सेक्शंस हो जाएं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमारे जितने इजी वाले हैं जो हमने मार्क किए थे वो सब हो जाएं, तब जाके ही हमें इन दोनों सेक्शंस पे बढ़ना है। बिकॉज अगर तुम शुरू से ही नर्वस हो गए तो ब्रेन लॉजिक नहीं इमोशनल सोचने लगता है, और वहीं से गलतियाँ स्टार्ट होती हैं। अगला है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। अब समझते हैं कि एक्चुअली पजल्स और डीआई टफ लगते क्यों हैं। देखो, रीज़न सिंपल है, दोनों में मल्टी लेयर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। एक पजल में 7 से 8 या फिर उससे ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, और हर लाइन एक दूसरी लाइन को अफेक्ट करती है। एक डीआई में 2-3 चार्ट्स, 3 साल का डेटा और मल्टीपल पैरामीटर्स दिए होते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ही बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, और वही उनका डाउनफॉल होता है। तुम्हें क्या करना है? सिंपल है, इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करना है। एक पजल या फिर डीआई को पूरा एक बिग प्रॉब्लम मत समझो, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। जैसे एक डीआई में पहले टेबल का डेटा समझो, फिर क्वेश्चंस पढ़ो, फिर सिर्फ रिलेवेंट लाइन से उसे कंपेयर करो। पजल में पहले श्योर कंडीशन लिखो, फिर पॉसिबिलिटीज़ बनाओ, फिर एलिमिनेट करो। बस, गेम ख़त्म। अगर वो बहुत टाइम ले रहा है तो वो सबके लिए ही ज़्यादा टाइम लेगा, उस पे आपको छोड़ देना है। ठीक है, और आगे बढ़ना है। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो द की। बात करें स्टेप बाय स्टेप पजल हैंडलिंग स्ट्रेटजी की, तो अब मैं तुम्हें एक क्लियर प्रोसेस देता हूँ जो हर टाइप में काम करेगा। पहला है दोस्तों, क्वेश्चन को रीड करो स्लोली। हमारा सबसे पहला काम है कंडीशन को समझना, सिर्फ पढ़ना नहीं। अगर लिखा है ए सेट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी हु इज़ फेसिंग नॉर्थ, तो इसका मतलब और पोजीशन दोनों एक साथ विजुअलाइज करो, और सिर्फ पढ़ो मत, पेपर पे एक एरो भी बनाओ। बस 2 सेकंड लगते हैं यार। दूसरा है दोस्तों, डायग्राम बना लो, चाहे वो लीनियर हो, सर्कुलर हो, फ्लोर बेस्ड हो या शेड्यूलिंग। एक नीट डायग्राम मस्ट है। डायग्राम जितना क्लीन होगा, कन्फ्यूजन उतना कम होगा। एग्जाम्पल लो, सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग सेंटर। ठीक है, बस एक सर्कल बनाओ और क्लॉकवाइज एरो लिख लो। इतना सिंपल स्टेप भी ना 30% क्लैरिटी इंक्रीज कर देता है। तीसरा है मार्क डेफिनेटिव फैक्ट्स, डेफिनाइट फैक्ट्स। सबसे पहले वो क्ल्यूज लिखो जो 100% फिक्स्ड हैं, जैसे सी लिव्स ऑन 7th फ्लोर या ई सिट्स एट द एंड। ठीक है, उन्हें फिक्स कर लो। अब उनके आसपास वाले क्ल्यूज फिट करना इजी हो जाता है। अगला है पॉसिबिलिटी मेथड। जब कंडीशन क्लियर नहीं होती
उसे दोनों तरह लिख लो, ठीक है। पॉसिबिलिटी 1 और 2। एग्जाम्पल, ए सिट्स लेफ्ट ऑफ बी, तो दोनों पॉसिबल डायग्राम सुनाओ, ठीक है। जहाँ पे आपको पता नहीं है कि कहाँ पे बैठे हैं, तो ए सिट्स लेफ्ट ऑफ बी, तो अगर सीटिंग अरेंजमेंट है तो एरो हमें पता नहीं है ना कहाँ पे है, इनसाइड है आउटसाइड फेसिंग है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनेंगी। देखो एग्ज़ाम में गलती ये होती है कि स्टूडेंट सिर्फ एक एजम्पशन लेकर चलते हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ लिखने से एक्यूरेसी डबल होती है, बस आपका 5 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेगा। एलिमिनेशन अप्रोच की बात करें तो हर कंडीशन के बाद चेक करो कि क्या कोई कंट्राडिक्शन आ रहा है। अगर हाँ, तो वो पॉसिबिलिटी को तुरंत कैंसिल कर दो। ये प्रोसेस स्मार्ट एलिमिनेशन है, ब्रूट फोर्स नहीं। अगला है दोस्तों टाइम डिसिप्लिन। एक पजल पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट दो, इनफ है। अगर 10 मिनट हो गए और क्लैरिटी नहीं आई, लीव इट। मेंस पेपर में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो मूव ऑन करना जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लोगों को मोटिवेट नहीं करा और वीडियो को शेयर नहीं करा, लाइक नहीं करा, तो प्लीज़ जल्दी से कर दो। कोई डाउट इतने में है नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। बात करें डीआई हैंडलिंग स्ट्रेटजी की, जो क्वांट का हार्ट होती है, तो डीआई में दोस्तों 4 स्टेप गोल्डन फॉर्मूला है एक, वो है रीड, अंडरस्टैंड, सिंप्लीफाई और सॉल्व। पहला है दोस्तों रीड प्रॉपरली। क्वेश्चन के वर्ड पे फोकस करो। बाय वर्ड परसेंट, हाउ मैनी मोर, रेशियो या फिर डिफरेंस। ये छोटे वर्ड्स पूरा क्वेश्चन का डायरेक्शन बदल देते हैं। अगला है अंडरस्टैंड द डेटा टाइप। टेबल, बार, पाई, लाइन, केसलेट, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे पाई चार्ट में परसेंटेज कंपैरिजन ईजी होता है, टेबल में रेशियो ईजी होता है। तुम्हें डिसाइड करना है कौन सा मेथड शॉर्टकट देगा, ठीक है। अगला है सिंप्लीफाई बिफोर कैलकुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर डेटा मान लो ऐसे नंबर्स में 4389, 6724 या फिर 5392 ऐसे नंबर्स में, ठीक है, तो उन्हें राउंड ऑफ कर लो। जैसे कि 4389 का 4400, 6724 का 6700 और 5392 का 5400। अप्रॉक्सीमेशन से भी आपके 80% ऑफ द आंसर्स विदाउट हैवी कैलकुलेशन निकल जाते हैं। बस एक्यूरेसी के लिए फाइनल स्टेप पे चेक कर लेना। अगला है दोस्तों सॉल्व स्मार्टली। डीआई में हर क्वेश्चन को लीनियर मत सॉल्व करो। पहले वो क्वेश्चंस करो जिनके लिए पूरा चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हाईएस्ट या लोवेस्ट वाले क्वेश्चन डायरेक्ट और ऑब्जर्वेशन से ये हो जाते हैं, ठीक है। फिर रेशियो या परसेंटेज वाले करो, लास्ट में कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस रखो। केसलेट में लैंग्वेज आपकी ट्रिकी होती है, डेटा हिडन्स होते हैं, इसलिए पूरा पैराग्राफ मत पढ़ो, सिर्फ नंबर्स और रिलेशंस अंडरलाइन करो। एक छोटी सी टेबल बनाओ, रो में कैटेगरी, कॉलम में ईयर वैल्यू, ठीक है, और बस गेम इजी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, जो 90% कैंडिडेट्स करते हैं। पहला है क्वेश्चन टफ लगते ही पैनिक कर लेना। दूसरा है एक ही पजल या डीआई सेट पे 15 से 20 मिनट लगा देना। तीसरा है रफ वर्क इतना मैसी कर देना कि खुद को ही समझ ना आए। चौथा है एलिमिनेशन मेथड इग्नोर करना। और पांचवा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ ना करना जबकि कर सकते थे। याद रखना, मेंस का पेपर एक्यूरेसी और पेशेंस दोनों टेस्ट करता है। टफ पेपर सबके लिए टफ है और इजी पेपर बहुतों के लिए इजी है। अब बात आती है प्रैक्टिस की, तो एक दिन में डीआई और पजल तो मास्टर नहीं होने वाले। अभी तक आपने जितनी प्रैक्टिस करी कर ली, कुछ दिन और बचे हैं, प्रैक्टिस और कर लो। रोज़ मिनिमम 1 घंटा तो आपको देना ही चाहिए, जिसमें 30 मिनट रीजनिंग के रख लो और 30 मिनट एक डीआई के, ठीक है, क्योंकि आपको और सेक्शंस पे भी टाइम देना है। और 15 मिनट फिर उनका एनालिसिस कर लो, देखो आपने कहाँ पे गलत करा, कहाँ पे आपकी थिंकिंग गलत हुई और कहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा। और वीकली 2-3 डीआई कर लो, ठीक है, वीक के एंड में या फिर वीक के स्टार्टिंग में। हर मॉक के बाद एक एरर नोटबुक मेंटेन करो, ये तुम्हारा पर्सनल इम्प्रूवमेंट ट्रैकर बनेगा। तो दोस्तों देखो, टफ पजल्स और डीआई कोई एलियन टॉपिक नहीं है, ये बस एक मेंटल गेम है जिसमें जीत उनकी होती है जो काम और कंसिस्टेंट रहते हैं। देखो दोस्तों, टफ पेपर डजंट फेल यू बट पैनिक डज। तो अब जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, स्माइल करना और बोलना, अच्छा ये टफ है, मतलब ये सबका टफ है, लेट्स गो। बस इसी माइंडसेट के साथ पेपर दो और गारंटीड इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो चलो अब कमेंट करके बताओ तुम्हें वीडियो कैसी लगी, तुम्हारे मॉक्स में मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग और अपने ड्रीम को रियलिटी बनाओ। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कुछ शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।